कैसे हो आप मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। यू आर एन ओवेरियन कैंसर राइट? कैंसर सर्जन आई Yeah, विल से। I am a cancer surgeon हम्म। and deal with the breast cancer, ओवेरियन endometrial, कैंसर। cervical, ovarian, gynecological cancers, and हम्म। also deal with the head and neck cancers and thoracic cancers. आई हैव सीन कि काफी केसेस बढ़ गए हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में ही ओवेरियन कैंसर के। आई वुड लाइक टू टारगेट दैट इन दिस पॉडकास्ट इफ यू आर कंफर्टेबल विद Yeah, दैट। I'm comfortable. ओके। नॉर्मली मैं ये बोलूँगी अपने घर में देखे हैं, मुझे नहीं बताया गया था, बट आई गॉट टू नो दैट दैट पर्सन दैट लेडी मे बी हैज सम काइंड ऑफ अ कैंसर, क्योंकि उनके जो इलाज हुआ था वो ओवरी पे ही हुआ था, यूट्रस पे ही हुआ था, जो अंडाशय कहते हैं वहीं पे ही चल रहा था, प्लस कीमोथेरेपी वगैरह भी हुई थी। सो यू गेट टू नो कि कीमोथेरेपी तो कैंसर में ही होती है। सो व्हाट आई सॉ इज कि हम बच्चों को तो कुछ बताते ही नहीं है क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी लगती है। एंड देन आई गॉट टू नो अ लॉट मोर केसेस अबाउट ओवेरियन कैंसर। सो व्हाट इज ओवेरियन कैंसर? ये होता कहाँ है, कैसे होता है ये? ओवेरियन कैंसर कई टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर एंड जर्म सेल ट्यूमर्स। जर्म सेल ट्यूमर्स थोड़ा लो ग्रेड होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, हम्म। और एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स ये लो ग्रेड और हाई ग्रेड दोनों ही लो ग्रेड टाइप के किससे होते हैं। कहते हो, हाई ग्रेड किससे लो कहते ग्रेड जो होते हैं, जो उतना जल्दी नहीं स्प्रेड होते हैं, हो? अच्छा। है ना? और हाई ग्रेड उनमें कहते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम हाई ग्रेड जो ट्यूमर्स होते हैं वो कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्स भी करते हैं। लो ग्रेड जो ट्यूमर्स होते हैं बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, बट उनमें कीमोथेरेपी की जब ज़रूरत पड़ी तो रिस्पॉन्सिव उतने नहीं होते हैं। ओके। तो इस तरह के कैंसर्स को हम दो कई तरीके से देखते हैं। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है कि लो ग्रेड है तो इसमें ऐसा ही होगा, है ना? स्पेशली व्हेन वी डील विद द कैंसर। हम्म। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं कि ओवरी में जो होते हैं कैंसर्स, क्या होता है ओवरी की जो सेल्स होती हैं, हम्म। व्हेन दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग हम्म। without any check or without any control by the body's own mechanism, ओके। then it converts into the cancer in any organ of the body, किसी भी organ में body के। Same हम्म। and the same thing happens with the ovary also. ओवरी की जो ऊपर की लेयर है उसको हम एपिथेलियम बोलते हैं, जब वो कंटिन्यूअसली अनकंट्रोल्ड तरीके से मल्टीप्लाई करती है तो उसमें जो कैंसर होता है उसको हम एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर बोलते हैं। ओके। ये ज्यादा कॉमन है अमंग ऑल द ओवेरियन कैंसर्स। और ये कॉमन क्यों है यही वाला? कॉमन इसलिए इसका अपने आप में इंसिडेंस ज्यादा है। इंसिडेंस ज़्यादा है मीन्स जब भी किसी ओवरी में कैंसर होगा तो पहला जो आपको उसमें इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है वो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर का रखना है, अंटिल अनलेस इट प्रूव्ड अदरवाइज। ऐसे है। अच्छा, और ऐसा क्यों रहता है ये चीज? अपने आप में उसकी वो प्रॉपर्टी है कि उसमें जब भी होगा पहले एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर होगा, बाद में जर्म सेल ट्यूमर आता है सेकंड और थर्ड उसमें हम्म। इंसिडेंस लेवल पे। हम्म। अगेन देयर आर स्टेजेस ना इसके भी। सारी ओवेरियन कैंसर्स की स्टेजेस होती हैं। इवन कैंसर के स्टेजेस हाँ, होते हैं, तो हाँ। ओवेरियन कैंसर के क्या स्टेजेस रहते हैं? इवन आई थिंक यू मेंशन स्टेज 0 भी होता है। ज़ीरो हम उसको बोलते हैं जो क्लिनिकली प्रेज़ेंट नहीं करता, अनडिटेक्टेबल होता है। इसलिए हम उसे कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं स्टेज ज़ीरो। मीन्स जब वो अंदर ही अंदर हो रहा है, स्प्रेड अभी नहीं होना शुरू हुआ है। ओके। मीन्स अभी वो स्टेज 1 भी नहीं बना, उसके पहले एक इन सिटू स्टेज होती है। एंड हाउ इन यू गेट टू सिटू नो स्टेज 0 को पता कैसे लगाते हैं जब आप बोले कि किसी पेशेंट को आप अनडिटेक्टेबल है? किसी कंप्लेंट से आया, आपने उसको उसका सम टेस्ट यू प्रिस्क्राइब और आपने उसमें देखा भी तो बहुत स्टार्टिंग है ना? आपने हम्म। उसका कुछ टेस्ट कराया, उसमें आपको लगा नहीं अभी तो ये शुरू ही हुआ है बनना। हम्म। देन यू कॉल्ड कि नहीं आपका इंसिडेंटली डिटेक्ट हुआ है, हम्म। सो इट इज़ राइट टाइम टू इंटरवीन। ओके। ओके। एंड देन स्टेज 1 2 3 4 में क्या रहता है? स्टेज 1, 2, 3, 4 मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये हमारे एज़ अ क्लिनिशियंस के लिए और ऑन्कोलॉजिस्ट जो इस फील्ड में डील करते हैं, उनके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, रादर देन कि ये कॉमन पब्लिक के लिए, पेशेंट के लिए रिलेवेंट हो। पेशेंट को हाँ, ये लगता है स्टेज 3 है तो बड़ी चीज़ हो गई है, स्टेज 4 है तो अब इसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है ओवेरियन कैंसर्स में। दे ऑल पेशेंट्स बिहेव डिफरेंटली टू द सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इन ओवेरियन कैंसर। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इसको स्टेज 3 में ऐसा रिजल्ट आया था, तो नेक्स्ट पेशेंट जो होगा उसको भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। ओके। ओके। ये है। सो स्टेजेस आर मोर फॉर यू टू नो कि किस तरह का यस, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किस करना तरीके है। का ट्रीटमेंट उसको देना है, सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स कैसे असेस करना है। पेशेंट को ठीक है, पेशेंट तो आपसे आते ही पूछेगा इसका स्टेज क्या है ना? हम्म। क्योंकि उसको इतना पता है, उसने मूवीज़ में सुना है, कि सीरियल्स में देखा है, कहीं पढ़ा है कि 4 स्टेजेस होती हैं। हम्म। लेकिन स्टेज 4 ओवरी कैंसर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा। हमारे जब हम बोलते हैं स्टेज 4 है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, तो हम कंपैरेटिवली बोलते हैं, इन कंपैरिजन टू द स्टेज 4 ऑफ अदर टाइप्स ऑफ कैंसर्स, लाइक ब्रेन कैंसर स्टेज 4।
है ना? हुँ, स्टमक कैंसर स्टेज 4, लंग कैंसर स्टेज 4, ये आपको बहुत टाइम नहीं देते हैं। लेकिन स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर फिर भी आपको सब्सटेंशियली रीजनेबल गुड टाइम देता है। अब जब हम गुड टाइम बोल रहे हैं, गुड टाइम एट द एज ऑफ 30 इयर्स मे बी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू गुड टाइम्स एट द एज ऑफ 65 इयर्स। तो हुँ, किस एज में वो डिजीज डायग्नोस हो रही, उस समय उसकी स्टेज क्या है, देन इट बिकम्स मोर रिलेवेंट। आई हम गॉट बोले इट। 35 इयर्स की एज में हमने किसी को 3 इयर्स दे दिए तो दैट माइट नॉट बी वेरी यूजफुल। 65 इयर्स की एज में हमने किसी को 4 और 5 इयर्स दे दिए तो ठीक है, उसने 70 इयर्स तक सब्सटेंशियली गुड लाइफ जी लिया। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दे आर एबल टू फुलफिल, है ना? बच्चे हैं, जनरेशंस हैं, तो ये सारा चीजें बहुत ही ना रिलेटिव टर्म्स हैं हुँ, ऑन्को फील्ड में। पर कोई इलाज अभी तक नहीं निकला है ना इन सब चीज़ों का, लाइक है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशंस हैं और आपके कुछ और ट्रीटमेंट्स भी रहते होंगे, रोबोटिक ट्रीटमेंट भी आप प्रोवाइड करते हैं। रोबोटिक ट्रीटमेंट्स ओवेरियन कैंसर के लिए इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओवेरियन कैंसर में मिनिमली इन्वेसिव जैसे हम लेप्रोस्कोपिक बोलते हैं, ओवेरियन रोबोटिक बोलते हैं, ये सारे प्रोसीजर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। वो क्या होता है, उसका क्या मतलब है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड मीन्स नहीं करने चाहिए। अच्छा। ऐसा प्रोसीजर जिसको करने से पेशेंट को बेनिफिट से ज्यादा नुकसान हो किसी भी तरीके से, या वो माइक्रो एम्बोलाइजेशन ऑफ ट्यूमर हो जिससे ट्यूमर माइक्रोस्कोपिकली सेल्स में और बढ़ जाए, हुँ, एयर इन्फ्लेशन की वजह से, गैस इन्फ्लेशन की वजह से, उन सारों को हम बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मीन्स उसका पेशेंट को बेनिफिट बहुत नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप कभी भी ओवेरियन कैंसर का मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखते हैं डायग्नोस्टिक लैब। एक्चुअल में वो टर्म यूज होना चाहिए स्टेजिंग लेप्रोस्कोपी। स्टेजिंग लेप्रोस्कोपी वहां पे यूज करते हैं जहां हमको पेशेंट को स्टेज करना हो, कि हमको पेशेंट के जो सिम्टम है वो उसकी इमेजिंग जो हमें दिख रही इमेजेस, आई पर्सनली सी इमेजेस, मैं हुँ, रिपोर्ट से बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती हूँ जब तक मैं अपने आंखों से इमेज ना देखूं पेशेंट की, कि उसका सीटी स्कैन ऐसा दिख रहा है, हुँ, मतलब यहाँ पे डिजीज बर्डन ज्यादा है। बिकॉज अगर रिपोर्टिंग में कोई भी मिस टाइपिंग हुई, कोई भी टाइपो एरर हुआ या गलत रिपोर्टिंग ड्यू टू सम ऑफ द रीजन, एनी ऑफ द रीजन, तो माई मैनेजमेंट will be totally dependent on the reporting. If I know how to see the image, how to interpret the image, the chances that I will perform and I will stage the patient more accurately. हुँ, Accordingly, treatment change हो जाएगा। मेक सेंस। इसीलिए लेप्रोस्कोपी वहीं करनी चाहिए जहां पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट नहीं ऑफर कर सकते, हमको उसका टर्मिनल स्टेज मैनेज करना हो, ठीक है? क्योंकि कई बार ओवेरियन कैंसर में ऐसा होता है जब हम ओपन करते हैं, इमेज में तो दिख रहा होता है कुछ नहीं है, इमेजेस आर नॉट 100% एक्यूरेट एज फार एज ओवेरियन कैंसर आर कंसर्न। जो ओके, भी हमको इमेज में दिखेगा उससे 10 to 15% चेंजेस मिलेंगे अंदर, अच्छा। हायर साइड पे। तो क्या तो और मशीन्स अभी भी सर्जिकल प्रॉपर नहीं है कि ये नहीं, निकाल पाएँ? ओवेरियन ट्यूमर इज वेरी नोटोरियस। ओवेरियन ट्यूमर और पैंक्रियाज और स्टोमक स्टोमक अच्छा, ये सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं कि आपको इमेज में जो दिखेगा उससे 10% आपको एस्केलेशन मिलेगा। दैट माइट बी इन एनी फॉर्म, कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हो सकते हैं, कहीं एक ऐसा नोड्यूल हो सकता है जो आपको कहीं पूरा क्लीन होगा एब्डोमेन, कहीं एक ऐसा नोड्यूल होगा जो आपके इंटायर डिसीजन को चेंज कर देगा, हुँ, सर्जिकल प्लानिंग को, कि नहीं पेशेंट को इस सर्जरी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इसलिए लेट अस स्टॉप, अबैंडन द प्रोसीजर, क्लोज द वुंड एंड रेफर द पेशेंट फॉर फर्दर कीमोथेरेपी टीम, और जैसा उसका उस समय पेशेंट की जनरल कंडीशन परमिट करे। हुँ, 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 हुँ। कीमोथेरेपी में बाल क्यों झड़ते हैं? दैट इज अ साइड इफेक्ट एंड दैट इज अ टेम्परेरी थिंग, है ना? वंस द कीमोथेरेपी इज स्टॉप पेशेंट स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड ग्रोइंग हेयर्स। मतलब ऐसा क्या रहता है कि उसमें बाल जो झड़ने मेडिसिन शुरू हो होती जाते हैं हैं? उसमें फॉलिकल के रूट्स को डैमेज करती हैं, अच्छा, इसलिए तो व्हेन सिर्फ़ दोज बालों पे ही मेडिकेशन, असर होता है, पूरी बॉडी पे कहीं और नहीं? पूरी बॉडी पे अगर असर नहीं होगा टिश्यूज पे तो हाउ विल दे किल ट्यूमर सेल्स, नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली उस वाले एरिया पे हो है रहा है ना? जहाँ पे डिसीज़ है। उसका केराटिन जहाँ-जहाँ होगा वहाँ-वहाँ उसका इफेक्ट होगा जो हमको साइड इफेक्ट की तरह मिलेगा। जैसे स्किन में बिकम स्लफ, है ना? कई बार हुँ, ऐसा आपको लगेगा वहाँ ब्लब बन गया और स्किन निकल रही है, जिसको पेशेंट बोलता है खाल निकल जिस ऐसी लग रही है हाथों में, पैरों में, स्किन पे थोड़ी ब्लैकनिंग हो सकती है, हुँ, पिगमेंटेशन हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकता है, बट दीज़ ऑल इफेक्ट्स आर एक्चुअली दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साइड इफेक्ट्स, हुँ, बिकॉज़ ये उसका बाई जैसे आप कहते हैं ना बाई प्रोडक्ट है। मीन्स आप अनवांटेड है वो, बट इट विल हैपन, बट इट इज़ टेम्परेरी, दैट इज़ गुड। तो पेशेंट्स को हमेशा ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट ही करना चाहिए। हम क्या करते हैं साइड इफेक्ट, पेशेंट गूगल में पढ़ के आता है कि हाँ ये साइड इफेक्ट है, वो उससे डर जाता है। पहले उसको ये समझ में आना चाहिए जो ट्रीटमेंट है इसका उसका ऊपर इफेक्ट क्या होगा, हुँ, है ना? तो पहला प्रायोरिटी क्या है? ट्यूमर कंट्रोल करना, मेक है ना? सेंस। यप। प्रायोरिटी पे पहले फोकस करेंगे ना, उसका अगर वो हो रहा है, रोड पे आप रोज निकलते हैं, आपको लगता है कि एक्सीडेंट होगा, सबका नहीं होता है ना, फिर भी हेलमेट आप पहन के निकलेंगे, सीट बेल्ट पहन के निकलेंगे, या आप निकलना छोड़ देंगे, हुँ, है ना? कोविड है तो आप मास्क लगा लेंगे, ये कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इश्यू कर दी कि ये फॉलो करना है, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन।
यस। तो सेम थिंग हैपेंस विद द डिजीज मैनेजमेंट आल्सो। सिम्पटम्स क्या रहते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब पेशेंट प्रेजेंट करता है ओवेरियन कैंसर का, तो उसमें मल्टीपल सिम्टम्स जब आते हैं तभी वो प्रेजेंट करता है। हम्म। एंड बाय द टाइम द ओवेरियन कैंसर बिकम सिम्टोमेटिक, इट इज मिनिमम स्टेज 3। ओके, और वो मल्टीपल स्टेज सिस्टम। 1 और 2 में उसको कोई सिम्टम नहीं होते। अच्छा। इसीलिए ओवेरियन कैंसर की स्क्रीनिंग की गाइडलाइन अभी तक नहीं रिकमेंडेड है। बट एक फीमेल को जो भी जिनकी भी एज 30 इयर्स एंड अबव है, हम्म। इवन हमने तो 24 इयर्स में भी देखे हुए हैं ओवेरियन कैंसर्स, उसके अपने अलग रीजंस होते हैं। लेकिन जिनकी भी एज 30 इयर्स एंड अबव है, उनको साल में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड किसी अच्छे सेंटर से करा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड पेल्विस, जिसमें यूट्रस, एडिनेक्सा, एक रफ स्क्रीनिंग ऑफ एब्डोमेन हो जाए, though it is not a recommended test, but it will give you a rough idea. Rather than being diagnosed as stage 3, at least these patients can be addressed in stage 1 and stage 2 with a reasonable, very good survival, हम्म। unaffected survival, you can say. और स्टेज 3 पे सिम्टम्स क्या रहते हैं? ब्लोटिंग होगी पेशेंट को, बोलेगा कि हमको जो खाना खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, पेट थोड़ा सा फूलने लगेगा क्योंकि फ्लूइड अंदर इकट्ठा होने लगता है, असाइटिस जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। पैरों में स्वेलिंग आ सकती है उसको, जो लेट स्टेज 3 और अर्ली स्टेज 4 का सिम्टम होता है। यूरिन बहुत फ्रीक्वेंट हो सकता है, मोशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो हम्म। ये सारे सिम्टम्स ये तो होते बहुत हैं। नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली अगर कोई हो तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं, हाँ कभी कुछ हो रहा है, नहीं कभी ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम। नॉर्मल आपको कितनी बार कॉन्स्टिपेशन होता है अगर आप सोचो तो, रूटीनली नहीं होता ना, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंटली होगी, हाँ। होगी। हर तीसरे दिन उसको कोई दिक्कत होगी, कभी हम्म। अचानक से डायरिया हो जाएगा, कभी 2 दिन हो जाएगा उसका मोशन नहीं पास होगा, है ना? उसको लगेगा पेट मेरा फूलता ही जा रहा है, फूलता ही जा रहा है। वो पेशेंट को खुद पता चलता है कि उसमें अंदर से स्ट्रेच हो रहा है। वो फैट गेन की वजह से नहीं फूल रहा, उसको पता चलेगा। वेट लॉस भी हो सकता है कुछ लोगों को, हम्म। हम्म। अनएक्सप्लेन्ड, ऐसे ही ये सारी चीज़ें। मैंने एक केस देखा था कि एक लेडी थी, उनको भाई वेट गेन हुआ, पेट फूल गया हुँ, हुँ। और बहुत सारा फ्लूइड निकला बॉडी से, बट कुछ ऐसा कैंसरस नहीं था, नहीं आया वहां पे। तो ऐसे भी केसेस होते हैं जहां आपको लगता है बट ऐसा कुछ होता नहीं। पेट में जब फ्लूइड, जिसको हम पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं, असाइटिस में जब होता है, उसका केवल ओवेरियन कैंसर या कोई कैंसर ही कॉज़ नहीं होता। अंडरलाइंग लीवर डिज़ीज़ में भी ऐसा होता ओके। है। लीवर शुड फंक्शन प्रॉपर्ली टू सर्कुलेट द पेरिटोनियल फ्लूइड, कि कितना एब्ज़ॉर्ब होना है, कितना सीक्रेट होना है, कितना एक्सक्रीट करना है यूरिन के थ्रू। हम्म। मल्टीपल कॉजेज़ आर देयर फॉर असाइटिस। हर पेशेंट कैंसर का इसीलिए उसका पेट फूला ऐसा नहीं होता है। बट फ्लूइड निकला था एंड इट वाज लाइक ट्यूबरकुलर गुड होगा, अमाउंट। हाँ, हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस होगा, हाइपोन्यूट्रिशन उसका होगा, जिसकी वजह से एल्बुमिन बहुत कम बन रहा होगा बॉडी में, और इनटेक अगर बहुत कम होगा। रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया बट जस्ट ऐसा दैट नहीं है, फ्लूइड ऐसा नहीं केम होता। आउट। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, जो फ्लूइड होगा उसको एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। उसमें हम्म। आएगा कि व्हाट इज़ द कॉज़। हाँ, गॉट टू नो दैट देयर इज नथिंग, किसी क्लोज का ही हुआ था एंड गॉट टू नो कि कुछ नहीं है। तो ऐसा भी कुछ होता है कि लाइक कुछ निकला नहीं? नहीं, वेरी रेयर, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होगा क्यों? जब एग्जैक्टली। मल्टीपल टेस्ट्स आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट्स। Gastroenterologists are the right person to diagnose such type of cases where abdomen is distended without any undiagnosed underlying mass or tumor. हम्म। आई गॉट यू। ओवेरियन कैंसर होता क्यों है फिर? मल्टीपल रीजंस है, हेरिडिटरी है, दो उसका परसेंटेज बहुत कम है जब यंग एज में होता है ना? बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि जब ओवरवेट होने लगते हैं तो किसी भी गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी के रिस्क बढ़ जाते हैं। ईदर इट अ ब्रेस्ट कैंसर, ईदर इट एंडोमेट्रियल यूट्रस कैंसर और ओवेरियन कैंसर। ओके। मल्टीपल टाइप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब जो लोग लेते हैं हम्म। अर्लियर, उनको आगे जा करके होता है। जो आई पिल या ऐसी पिल्स आती हैं, उनको लोग ओवर यूज़ करते हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस अंदर करते हैं बॉडी में। जो हम्म। सेल्स को वो कभी अचानक से कंट्रोल प्रोलिफरेशन में ले आएगा, कभी ओवर प्रोलिफरेट करेगा। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ जब इंसल्ट होते हैं उस ओवेरियन टिश्यू में, जिसकी वजह से ये होता है। तो मोस्टली आपने कौन से रूट कॉजेस देखेंगे, जेनेटिक्स था या फिर पिल्स का था, ऑल मेन क्या ऑल था? मिक्स्ड, ऑल मिक्स्ड। या जो अच्छा। आईवीएफ के ट्रीटमेंट में गोनाडोट्रोपिन्स लगाए जाते हैं, बहुत सारी स्टडीज़ ये भी रिपोर्ट करती हैं। इवन अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपना डेटा भी तैयार कर रहे हैं। हम्म। इन लास्ट 1 ईयर वी हैव सीन अराउंड 8 टू 9 पेशेंट्स, जिनमें जब हमने हिस्ट्री ली कि उनको कितने इश्यूज़ हैं, पैरिटी एक ये पूछा जाता है हम्म। ना, बिफोर यू कम टू एनी कंक्लूजन, बिकॉज़ यू आर एबल टू डील बेटर व्हेन यू नो द रूट कॉज़ द डिज़ीज़, है ना? सिम्पटम डील कर दिया, ओवरी है तो उसको एड्रेस कर दिया, दैट इज़ हम्म। डिफरेंट थिंग। तो जब उसको देखो तो पेशेंट बताती है, हाँ, मुझे 2 इश्यू हैं, कैसे नेचुरली हुए या आईवीएफ से हुए? वो बताती है आईवीएफ से हुए।
तो हम पूछते हैं कि आईवीएफ के समय क्या इंजेक्शंस लगाए जाते थे हार्मोन का, या उसमें भी आईवीएफ मतलब ऐसा नहीं कि हर पेशेंट्स को इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं। आईवीएफ में कई बार कुछ गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन ऐसी हैं जिनको मैं जानती हूँ कि आईवीएफ का बहुत अच्छा काउंसलिंग करती हैं, पेशेंट नेचुरली कंसीव करने लगते हैं, जो वो अब तक उनके गाइडेंस के बिना नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा भी होता है, तो इसीलिए ये भी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। अगर पेशेंट का इतना नॉलेजेबल है कि पेशेंट को पता है कि उसको इंजेक्शन लगे थे, है ना? कई सब बार जब हम इंटीरियर में जाते हैं जहाँ पे लोग आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता, वो आपको प्रॉपर हिस्ट्री नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे कि अच्छा एक इंजेक्शन लगा था, या हर हफ्ते एक लगता था, या हर ऑल्टरनेट डे एक लगता था, या वो इंजेक्शन क्या था। दे आर नॉट वेरी गुड इन रिमेम्बरिंग और रिकॉलिंग और डेटा कीपिंग, कि उनके पास हो ये कि नहीं मैंने ऐसा है। तो वो सारे इंजेक्शंस में क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं जो आपके ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे। उनका काम होता है, उसका फंक्शन होता है कि वो ओवरी को स्टिमुलेट करेगा और वो ओवा बनाएगी। ओवा बनाएगी तब प्रॉपर साइकिल, जब अच्छा ओवा निकलेगा तो आप उसको रिट्रीव करके बाहर फर्टिलाइज करा के उसमें उसी सेम पेशेंट में आप ट्रांसफर कर दोगे फॉर फर्दर डेवलपमेंट। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। कुछ लोगों में क्या होता है कि काउंसलिंग होती है कि नहीं आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस पीरियड में इंटरकोर्स करो ताकि आप बेटर कंसीव कर पाओ, है ना? तो जब गोनाडोट्रोपिन्स लगाते हैं वो ओवरी को स्टिमुलेट करती हैं। स्टिमुलेट करेगी तो ऊपर की सेल्स भी रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगी। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में जिनमें आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान गोनाडोट्रोपिन्स इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं हेवीली, ऐसे पेशेंट में एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर हमेशा ज्यादा होते हैं। और मल्टीपल साइकिल, जैसे पहली बार फेलियर हुआ तो लोग दूसरी बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं, है ना? तो एवरी साइकिल के साथ जो इंजेक्शंस की डोज होती है, वो आई एम नॉट द एक्सपर्ट फॉर आईवीएफ, लेकिन जो लोग करते हैं प्रैक्टिस उनको भी ये पता होगा कि हर साइकिल के बाद वो भाई अगर पेशेंट किसी ट्रीटमेंट को फेल किया, यू विल, योर रोल इज व्हाट, योर रोल इज अगेन टू गिव अ बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। और जिसको पहले रिस्पॉन्ड करने के चांसेस नहीं थे तो अब उसमें क्या ये कर सकते हैं, है ना? तो उस तरह से मल्टीपल इंजेक्शंस लग जाते हैं जिसकी वजह से ओवरी को डैमेज होना शुरू हो जाता है। आई गॉट यू। सो इज इट लाइक कि जितना भी आप अपनी ओवरी के साथ खेलेंगे through pills, through extra things that you are taking, maybe for to have a child or maybe to control, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं टू गेट कैंसर या कुछ भी है। हाँ, इसीलिए जिनका आईवीएफ से बेबी होता है आप देखेंगे कि उनमें ट्विन्स भी कॉमन होते हैं, है ना? जब ट्विन्स कॉमन होते हैं उस समय क्या होता है, जब वोम्ब ग्रो करता है ना, बढ़ता है, जैसे बेबी आया, कंसीव किया, ट्राइमेस्टर बाय ट्राइमेस्टर, जब वो ग्रो करता है तो वो ओवरी उसके पीछे से छुप जाती है, यूट्रस के पीछे, यूट्रस ग्रो करना शुरू। और उस समय जो प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो उसकी फीटल की ग्रोथ की मॉनिटरिंग करते हैं, है ना? और उस समय ये उनका फॉल्ट नहीं, उस समय क्या होता है, ओवरी क्योंकि पीछे छुप जाती है, उस वक़्त कई बार उनका ध्यान भी नहीं जाता, कई बार वो अपनी फाइंडिंग से अपने आप ऑब्स्क्योर हो जाती है। इसलिए कई पेशेंट्स में, आप रिसेंटली भी देखो, कई पेशेंट्स में यूट्रस ग्रो करता है, उस समय अंदर ओवरी कैंसर भी होता है, वो भी धीरे-धीरे ग्रो कर रहा होता है। आई हैव सीन सच पेशेंट्स, अच्छा। है ना? कि कई बार फिर अचानक सिज़ेरियन, और सिज़ेरियन के सामने खुद गायनेकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि नहीं डॉक्टर सीमा उसमें ये फाइंडिंग थी। तो उस पेशेंट को मैंने बुलाया है, तो आप उसको काउंसल करो, उसका आगे हमें कैसे प्लान करना है टू प्रोवाइड हर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड गुड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ऐसे पेशेंट जब भी डायग्नोस्ड होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे आर स्टेज 1 और स्टेज 2। लेकिन एक ग्लिच ये भी है कि ऐसे ही पेशेंट्स में डायग्नोसिस डिले भी होती है, क्योंकि यूट्रस ग्रो कर रहा है, एब्डोमेन ऑलरेडी डिस्टेंड कर रहा, तो बाकी सिम्पटम्स वो ऑब्स्क्योर हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप जाओगे रेडियोलॉजिस्ट के पास, वो क्या करेगा, यूट्रस देखेगा, एंडोमेट्रियम देखेगा, प्लेसेंटा की पोजीशन देखेगा, फीटस कैसे ग्रो कर रहा है, उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं, सब कुछ ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड ठीक है, ठीक, फीटल स्कैन इज ओवर, है ना? तो ऐसे लिए यही मैसेज है कि उसमें ओवरी को भी जरूर स्क्रीन करें हर बार। प्रॉब्लम क्या आती है कि उस समय वोम में बच्चा होता है ना, बच्चे को आप रेडिएशन नहीं दे सकते, तो इवन इफ दे डिटेक्ट, ये उनका भी फॉल्ट नहीं है, इवन इफ दे डिटेक्ट कि नहीं ओवरी में ये सिस्ट है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आगे जा करके, तो उस समय ना उनके लिए भी होता है कि जो बच्चा अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में, आप बच्चे को अबॉर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई चाइल्ड प्रीशियस है, जिसको आईवीएफ से कंसीव हुआ है, और सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद दे हैव गॉट नो ऑप्शन अदर देन टू कंटिन्यू इट टिल द टर्म, और एटलीस्ट 34 वीक्स कंप्लीट हो जाए कि आप प्री टर्म डिलीवर करा लो, एंड देन एट द सेम टाइम यू स्टार्ट डीलिंग विद द ओवेरियन कैंसर। अब आप रेडिएशन दे नहीं सकते, तो आप उसको अल्ट्रासाउंड के अलावा और कोई मोडालिटी में स्क्रीन नहीं कर सकते, सीटी स्कैन करा लिया, एमआरआई करा लिया, जिसमें आपको बेटर जेनिटल ऑर्गन्स या अंदर के ऑर्गन्स का उस समय का देन कंडीशन पता चल सके। तो प्रॉब्लम यहाँ ये भी है, क्योंकि बेबी विल बी सब्जेक्टेड टू रेडिएशन व्हिच इज नॉट गुड।
हाई डोज नहीं होता, लेकिन बेबी के लिए वो ठीक नहीं हाँ, होता है। डेफिनिटली। तो प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा चांसेस अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग दैट, और जब हम उनमें हिस्ट्री लेते हैं तो बताते हैं कि नहीं, हमने आईवीएफ का ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे आईवीएफ वालों को ऐसा होता है। हुँ, हुँ। बट जिनका भी अगर आईवीएफ से या गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन ऐसे लगे हैं और उन्होंने कंसीव किया है, दे मस्ट बी वेरी कॉशियस एंड दे मस्ट स्क्रीन देमसेल्व्स वंस इन अ ईयर। और अच्छा। जो जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी अपने पेशेंट्स को ये चीज़ें अवेयर करानी चाहिए। हुँ, कई बार क्या होता है, पेशेंट को लगता है अभी तो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा, है हुँ, ना? आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेगा तो उसकी वो डिज़ायर खत्म फॉर द टाइम बिंग, बच्चा हो गया। तो वो दे स्टार्ट इग्नोरिंग एंड अवॉइडिंग देमसेल्व्स। डॉक्टर अपनी तरफ से बता देते हैं कि नहीं, उनको ये कराना चाहिए, है ना? आप ये करा लेना, साल में 1 बार अल्ट्रासाउंड करा लेना, अगर आपकी एज जब 40 इयर्स के ऊपर हो जाए तो मैमोग्राम करा लेना ब्रेस्ट का, हुँ, या एटलीस्ट जब आप बच्चों को फीडिंग करना बंद करो तो 6 महीने बाद आप आ जाना, उस उनका एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस या अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कर लें और ब्रेस्ट का एक एमआरआई कर लें। इस तरह से हम साल में 1 बार एक टेस्ट करके वी कैन एश्योर आवरसेल्व्स आल्सो एंड आल्सो टू द पेशेंट्स हुँ। कि शी इज़ फिट एंड फाइन। सो यू आर मेंशनिंग अबाउट आईवीएफ अ लॉट। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है, वहाँ पे भी चांसेस हो जाते हैं कि ओवेरियन कैंसर होने रेयर के? हैं, होते हैं। हम ओके। लोगों ने देखे हैं रिसेंटली 1-2 केसेज़ हैं जिनका भी सर्जरी भी हम लोगों को प्लान करनी है। हुँ, हुँ। होते हैं मगर रेयर होते हैं। रेयर ऐसे होते हैं। तब होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया, अल्ट्रासाउंड की उतनी सेंसिटिविटी नहीं है। अल्ट्रासाउंड क्या बताएगा, सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है या कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है। अच्छा, सिस्ट है तो आप 30 इयर्स में कैंसर पहले नहीं सोचोगे। हुँ, एज़ एन अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट आप क्या सोचेंगे उसकी, या तो वो बहुत क्लियर कट हो, जैसे टिपिकल कैंसर की पिक्चर हो। अगर वो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन केसेज़ हैं, तो आप क्या बोलोगे, उसमें डर्मोइड एक पैथोलॉजी होती है जो रिपोर्ट की जाती है। वो मिसलीडिंग बन जाती है। उसमें फ़ॉल्ट किसी का भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी ही उतनी अच्छी नहीं है कि वो सीधे ओवेरियन कैंसर आप लेबल कर सको, until unless कि वाइड स्प्रेड हो, पूरे एब्डोमेन में स्प्रेड कर चुका हो, हुँ, where you cannot attribute these findings to any other pathology। वहाँ पे आप बोलोगे नहीं, इसको ये चांसेस हुँ। है ना? ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आई सी। सिस्ट आपने मेंशन किया, तो सिस्ट और कैंसर में क्या डिफरेंस हो जाता है? सिस्ट सिंपल होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे हनीकॉम्ब अपीयरेंस आ जाते हैं, मल्टीपल सेप्टा बन जाते हैं, बहुत सारी फाइंडिंग्स होती है रेडियोलॉजिकल, उन फाइंडिंग के बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है। A simple cyst of 10 centimeter can be non-problematic, ओके, and a complicated cyst of even 1 centimeter can be a problematic। तो फिर हमको और 1-2 ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं कि हाँ, उसको देखें कि कहीं वो कैंसर तो नहीं बन रहा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हुँ, इसलिए अगर पेशेंट की पैरिटी कंप्लीट है, मतलब उसकी फैमिली कंप्लीट है, हुँ। तो हम लोगों को इसको बहुत केयरफुली एड्रेस करना चाहिए सर्जिकली। नॉर्मली सिस्ट जो होती है वो पीसीओडी या पीसीओएस में कह देते हैं कि आप सिस्ट हो जाता है, उसमें पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक, हुँ, इट इज़ हुँ, नॉट सिंगल। पॉलीसिस्टिक मीन्स मल्टीपल सिस्ट्स, हुँ, ओवेरियन डिजीज़। हुँ, हुँ। These patients are at high risk of developing ovarian cancer in their later life, दे आर राइट? relatively। यप। So बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पेशेंट्स हैं जो जो अगर अवेयर होते हैं, वो अपना साल में 1 बार अल्ट्रासाउंड करा के अपने आप को स्क्रीन करते रहते हैं। आई हैव नॉर्मली सीन आज दोज़ पेशेंट्स। आजकल तो सबको है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव पीसीओडी, उसका का पीसीओएस, रीज़न क्या है? अनहेल्दी फूड। नहीं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लेट ऑनसेट ऑफ मैरेजेस, लेट कंसीव, ओके, यू आर ये लाइक है। अगेंस्ट यस, ऑफ लेट मैरिज एज़ अ यस, सर्जन? आई एम नॉट अगेंस्ट, लाइक बट हमको डेफिनिटली। अगर ये लगता है कि उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है ना कि आपका ओवरी हाइपर स्टिमुलेट हो रहा है। आपको क्या है, टाइम से मैरिज नहीं हो रहा है। मैं चाइल्ड बर्थ लेट कर रहे हैं। हार्मोन जो सीक्रेट हो रहे हैं प्रॉपर्ली ओवर स्टिमुलेट हो रहे हैं, व्हेन यू से है ना? ओवर स्टिमुलेट मतलब क्या? फिजिकल एक्टिविटी सबका मेजॉरिटी ऑफ द सबका सिस्टम पे काम है। हुँ, व्हाट्सएप हुँ, है ना? सोशल मीडिया पे आप खड़े होके बैठ के देख रहे हो, तो फिजिकल एक्टिविटी आपकी निल हो गई है। 0 यप। ट्रीट करने का इसको एक सबसे कॉमन लाइफ स्टाइल है 10,000 स्टेप्स डेली। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी को डील करने का सबसे पहला और फॉरमोस्ट स्टेप है। अच्छा, हाँ, ये कंट्रोल ऑफ बॉडी वेट, ये ट्रीट करने का सबसे पहला स्टेप है। इसीलिए जब आप अर्ली कंसीव करते हो, तो एक तो आपको आईवीएफ के साइकिल के थ्रू जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप टाइम से कर रहे हो ना, जिस समय आपकी फंक्शनल ओवरीज बन रही हैं, उस समय आप कंसीव कर रहे हो, तो आपने ओवरी को हाइपर स्टिमुलेट नहीं किया, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस हुँ, मेड बाय नेचर, हुँ, कि अब भाई ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये रेगुलर है, इसके 12 टू 14 डेज पे ओवा सीक्रेट होगा, और अगर वो उस समय फर्टिलाइज हो गया एंड पेशेंट कैन कैरी ऑन द प्रेगनेंसी। ठीक है? इसीलिए अब मैं हम लोग बार-बार कहते हैं, जब लेट मैरिज होती है तो उसमें प्रॉपर ओवा नहीं बन रहा, बहुत स्ट्रेस है किसी तरीके का, अब हो नहीं रहा तो वो अलग स्ट्रेस है। ठीक। अब अलग स्ट्रेस है तो फिर से नहीं हो रहा, तो ये विशियस सर्किल बन जाता है। तब पीपल क्या कर लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मली नेचुरली कई बार ट्राई भी नहीं करते, उनको लगता है यार नहीं हो रहा क्योंकि 6 साल से हम कर रहे हैं।
उनको दे मस्ट रिवाइज देयर। आई एम नॉट द एक्सपर्ट फॉर दैट, दे मस्ट रिवाइज देयर कि नहीं कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। So they should go for training इसीलिए जो and करें everything. टाइमली करें। When you say timely, late marriage आप डिफाइन कर रहे हो तो कौन सी एज डिफाइन कर रहे हो आप यहाँ पे? चाइल्ड बर्थ 30 इयर्स में 30 और 31 इयर्स में पहला बच्चा हो जाना चाहिए। ये अच्छा, आज से नहीं, जितने भी लोग मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उन सबको पता है, ये सब उनको एमबीबीएस से बताया जाता है और एवरी टाइम गूगल आल्सो सेज दैट। आजकल लोग गूगल करते हैं ना, क्या व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ मैरिज? आप उसमें खोलोगे, उसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएँगे, जी। है ना? 31 यू आर सेइंग पहला उस समय होना हो जाना चाहिए। चाहिए बिल्कुल। वन्स यू बिकम एल्डरली प्राइमरी बाय डेफिनिशन आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज और आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज, एनी फीमेल इज़ लेबल्ड एज़ एल्डरली प्राइमरी अगर उसको पहला बच्चा उस समय नहीं हुआ है तो। ओके। इसीलिए आप अपने एम्बिशन को परस्यू करें लेकिन या तो आप ना करें, है ना? अगर आप वंस यू हैव मेड कि नहीं हमको नहीं करना है, मिस नहीं करना है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हुँ, मेनी हुँ, पीपल हुँ, आर हुँ। डूइंग दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम लेकिन करना है फिर रॉन्ग एज में हम ये रियलाइज़ करें अभी करना है और अभी आईवीएफ के थ्रू जाना है, देन दीज़ आर कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच अ पर्सन मे नीड टू फेस, देन हुँ, दे मस्ट बी रेडी एंड दे मस्ट प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दैट। आई सी। ये चीज़ें हैं। तो आपने कहा पहला बच्चा अगर 30 से पहले हो जाए और सेकंड अगर 35 के बाद हो रहा है, विल दैट बी फाइन फॉर द फीमेल बॉडी? फीमेल बॉडी के लिए वो फाइन है, हुँ, बट लेकिन अगेन मतलब ये बहुत वैसा है ना कि थर्ड आपने क्या किया बच्चों में अपने गैप कर दिया, हुँ। फिर जो आपका पर्पस है 2 बच्चे करने का वो डिफीट होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि एक एज गैप में बहुत डिफरेंस हो जाएगा ना, तो 5 साल शेयरिंग वाला हुँ, वो चीज़ें नहीं वो, तो वो हालाँकि इस टॉपिक से डिफरेंट टॉपिक है, हुँ। तो सो नॉर्मली वहाँ पे ऐसा कोई चांस नहीं अगर 30 से पहले आपने कर लिया है तो आपकी ओवरी क्योंकि थोड़ी-सी हेल्दी हाँ, है टू हैव अ बिल्कुल, सेकंड चाइल्ड। बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा ये कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए 6 मंथ्स, 9 मंथ्स। इसलिए गवर्नमेंट रिकमेंड करती है 9 मंथ की मैटरनिटी लीव। क्यों कर रही है रिकमेंड? इसीलिए कर रही है, वो आपके ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव है। ओके सो येस, ये जो जब हम लोग एम्स में थे और हमारे यहाँ तो एक बहुत ही वी आर वेरी ग्रेटफुल, हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो इतने अच्छे थे, इवन गायनी डिपार्टमेंट के जितने कंसल्टेंट वहाँ तो कंपल्सरी कि ब्रेस्ट फीड ही कराना है। लेडीज़ बोलती भी थी हमें नहीं हो रहा, सीधे बोलते थे सर और मैम जितने भी थे वहाँ के, होगा कैसे नहीं? बच्चे को सीधे लाके लिटा देते, तुरंत बच्चा फीड करता था आधे घंटे में, पहले दिन तो वैसे भी ड्रॉप आता है, अगले दिन से हुँ, बच्चे को आने लगता है फिर। हुँ। मदर को फीड आता है बच्चा का, दैट इज़ प्रोटेक्टिव फॉर द फीमेल बॉडी आल्सो अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। लोग ये भूल रहे हैं, इसीलिए डिसीज़ेज़ और बढ़ रही हैं। हुँ, इसीलिए आप देखो पहले जिन लोगों को बच्चे ज़्यादा होते थे, अब उतन तब क्या ऐसा इतना इंसिडेंस था, अभी पॉपुलेशन भी बढ़ गई, उसके प्रोपोर्शन में रेशियो भी बढ़ गया हाँ जी, हाँ है ना? जी। पहले लोगों की एज अर्ली टाइम से मैरिज हो जाती थी। टाइम इसलिए अब नहीं, टाइम से चाइल्ड मैरिज भी तो होती नहीं, थी। तो मैं उस एरा की बात नहीं कर रही हूँ, वो भी तो एक है जिसमें एज एज मैरिज 24 इयर्स में हो रही है और 30 इयर्स के पहले मेजॉरिटी ऑफ देम आर हाँ, मैरिड, 22, है ना? 21 में 24 24 में हो ग्रेजुएशन जाती के थी। बाद है हाँ जी। कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, आप अच्छे अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया एंड यू आर ऑन द ट्रैक तो हुँ, यू गेट मैरिड ऐसा होता था। हुँ। इसीलिए आपकी एडजस्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहती थी। इसीलिए मैरेजेस लंबी स्टे भी करती थी। इसीलिए टाइम से बच्चे भी हो जाते थे, इसीलिए ओवरी का स्टिमुलेशन भी नहीं होता था। ये जो ब्रेस्ट की बात कर रहे हो, तो जब ओवेरियन कैंसर होता है, तो ब्रेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब कंसीव करती है कोई लेडी तो उस समय उसको 9 मंथ्स 10 मंथ्स पीरियड नहीं आ रहे होते शुरू में, है ना? कंसीव करने का इंडिकेशन यही होता है कि हाँ, पीरियड मिस हो गए। देन दे टेस्ट देन दे बिकम पॉजिटिव फॉर द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। आफ्टर दैट दे गो टू देयर कंसर्न्ड गायनेकोलॉजिस्ट जो भी जिसको भी वो कंसल्ट करते हैं दे और ऑब्स्टेट्रिशियन दे स्टार्ट देयर रूटीन चेकअप्स, एंटीनेटल चेकअप ये सारा कुछ होता है उस समय, है ना? देन 9 मंथ्स आर पास्ड। 9 मंथ्स ओवरी से कोई उसको ओवरी को कोई भी एक्सर्शन नहीं मिला, है ना? 9 मंथ्स कोई भी हाइपर स्टिमुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि ओवरी फंक्शनल है इसलिए नेचुरली पीरियड्स आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहा है। इसीलिए जिन लोगों को पीसीओडी होता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है, उनको रेगुलर या पीरियड्स नहीं आते, ऊपर-नीचे आते हैं, इंटरमिटेंट आते हैं या मिस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा आते हैं, ड्यू टू द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन ओवरी, हुँ, 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 मेजॉरिटी हुँ। ऑफ द टाइम्स। हुँ, अब क्या हुआ 9 महीने पीरियड्स नहीं आए, कंसीव हुआ, बेबी डिलीवर हुआ 10th मंथ में, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो 10th मंथ में, जी। आफ्टर कंप्लीशन 9 मंथ। फिर फीमेल ने ब्रेस्ट फीडिंग करा, उस समय फिर से पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं। अगर आप एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, तो आपको अगले 5-6 महीने पीरियड्स नहीं आएँगे एंड दैट इज़ आल्सो अ साइन कि आप एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो। क्योंकि जो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है, वो ओवरी को इनहिबिट करता है पीरियड्स सीक्रेट करने से और जो भी हार्मोनल चेंजेस हैं। तो ओवरी हैड गॉट कंप्लीट रेस्ट फॉर 1 एंड हाफ इयर्स, हुँ, हुँ, 10 हुँ। मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। फिर धीरे-धीरे हम वीन ऑफ करते हैं। इसलिए कई सारी अगर आपने पुराने जैसे हम लोगों के घरों में जो और थर्ड जनरेशन अपनी पहले की पूछें, तो बताते हैं कि नहीं हमको इतने दिन नहीं आए थे पीरियड्स, है ना? हुँ, या क्योंकि उनकी फिजिकल लाइफ़स्टाइल भी इतनी ज़्यादा वर्कaholic थे वो लोग क्योंकि सारा काम तो मैनुअली होता था,
है ना? अभी हम लोग क्योंकि ऑफिस जाते हैं इसलिए बहुत सारा काम मशीन से होता है, जी। तो इसलिए फिजिकल लेबर ऑलरेडी हम लोगों का कम है रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू द वुमेन ऑफ आवर एज 30 इयर्स अगो। जी। तो आप ये सोचो कि जब 1.5 साल आपने ओवरी को पूरा रेस्ट दिया, ओवरी में कोई इंसल्ट ही नहीं हुआ, इट इज इटसेल्फ प्रोटेक्टिव। 6 महीने आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, ब्रेस्ट का जो कलेक्शन है, जो भी सिक्रीशन है, वो सब निकल रहा है, गुड हार्मोन्स बन रहे हैं, अपने आप ब्रेस्ट कैंसर को आपने थोड़ा पॉज दे दिया। इसीलिए लेट ऑनसेट होता था। इसीलिए हम लोग जब देखते हैं कि किसी भी वुमेन में 70 इयर्स में हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर, किसी में 34 में, 35, 38, 40 इयर्स में हो रहा है, क्यों हो रहा है? 70 ईयर वाली वो लेडी है जो आज से 40 साल पहले, अब 30 साल पुराने पीछे जाओ, तो ये वही जनरेशन है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिनका मेजोरिटी ऑफ द लोगों का टाइम से सब कुछ हो जाता था, है ना? तो ये फिजियोलॉजिकल नीड है, इसलिए हम इसको प्रो मैरिज या अगेंस्ट मैरिज करके नहीं देखें। ये फिजियोलॉजिकल है, बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है तो है, एंड दैट गोज विदाउट सेइंग, एंड इट इज सेम इन इंडिया, इट इज सेम अब्रॉड। ऐसा नहीं हम जैसे साइंस की स्टडी कोट करते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि ये स्टडी इंडियन पॉपुलेशन में हुई, इंडियन पॉपुलेशंस आर डिफरेंट, देयर जीन आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे बिहेव डिफरेंटली टू द सेम ट्रीटमेंट ऑफर्ड। अगर वही ट्रीटमेंट हम यूएसए में दें, कनाडा में दें, यूरोपियन कंट्रीज में दें, तो हो सकता है कि उनकी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को डिफरेंटली जी। रिसीव करे और हमारी पॉपुलेशन डिफरेंटली, उसको हम जीन से एट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो जेनेटिक्स बनी हुई है वो अलग है और बॉडी की फिजियोलॉजी अलग है। बॉडी की एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजी कि भाई यहाँ से हार्मोन निकलेगा जो ब्रेस्ट को और एंडोमेट्रियम ओवरी को ऐसे ऐसे अफेक्ट करेगा, और अगर उस समय कंसीव हो जाता है तो पीरियड्स रुक जाएंगे, मतलब यूट्रस से नेगेटिव सिग्नल गया ओवरी को, पीरियड्स नहीं बनेंगे, ओवरी नहीं सिक्रीट होगा, उस समय कोई ओवा नहीं सिक्रीट हो रहा होता है फॉर नेक्स्ट 1.5 साल, अगर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग आपने कराई है। प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कितना टाइम पर डे? नॉर्मली ऑन डिमांड होती है फीडिंग। हाँ, एग्जैक्टली। ये फीडिंग ऑन डिमांड होती है, व्हेनेवर चाइल्ड क्राइज आपको फीड उसको देना है। So when you're saying कि adequate breastfeeding होनी चाहिए, so like what are you referring to? हाँ, आपने चाइल्ड को दिया, हो सकता है 4 बार उसकी नीड थी तो आपने 3 बार दी, एक बार आपने न्यू बेबी को नहीं करते, नॉर्मली शायद 3 या 6 महीने बाद यू स्टार्ट। नहीं, अब ये डिपेंड करता है, जैसे अब मदर जो वर्किंग नहीं है वो 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू रखती हैं, है ना, 8 महीने से वो शुरू करती हैं, इसीलिए पहले अन्नप्राशन होता था, इसीलिए उसका पर्टिकुलर टाइम होता था। अभी हमने सब कुछ ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर दिया, इसीलिए प्रॉब्लम भी सफर कर रहा है। अभी लोग क्या कहते हैं कि नहीं अन्नप्राशन हम 1.5 महीने में करा देंगे, करा दो उसको, तुमको जाना है ना ऑफिस, तुम इसको करा दो ताकि हम कुछ कुछ खिला पाए। वो हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक था ना कि 6 महीने बाद अन्नप्राशन की एक डेट रखी जाती थी, वो सब इसीलिए बने हुए थे, इसीलिए बने हुए थे कि दे वर वेरी इंटेलिजेंट, कि 6 महीने कराना है तो मदर के मन में रहता नहीं अभी अन्नप्राशन नहीं हुआ ना, अभी यही करना है। तो इसीलिए ब्रेस्ट एब्सेस एक डिजीज एक होता है, जब ब्रेस्ट मिल्क इकट्ठा हो जाता है ना, देन इट गेट्स इन्फेक्टेड and then there are chances of getting ब्रेस्ट इन्फेक्शन। इसलिए होता है कि इसीलिए कहते हैं कि एक बार आप एक ब्रेस्ट से फीड कराइए, दूसरी बार बच्चा भूखा होता है तो आप दूसरे ब्रेस्ट से फीड कराइए। ये नॉर्मल पीडियाट्रिशियन भी हैं, जो नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, ये सब सबकी रूटीन प्रैक्टिस में, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। मेजोरिटी ऑफ द लोग जो लोग मदर होंगी वो इस बात से कोरिलेट भी कर पाएंगी, हाँ उनको ऐसा बताया गया था। जी। कई बार हमें लगता है ना ब्रेस्ट एब्सेस बन जाते हैं, पहले चाइल्ड में ऐसा होता है क्योंकि मिल्क बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है और बच्चे की इतनी भूख होती नहीं है, तब प्रैक्टिशनर ये बताता भी है कि आप उसको एक्सप्रेस करके डिस्कार्ड कर दो और उसको एक्सप्रेस करके फ्रीज कर दो, क्योंकि इट इज हाई प्रोटीन, और अगली फीड में आप बेबी को स्टेराइल तरीके से वो पिला दो। मेरे साथ के कितने डॉक्टर्स हैं, जब उन्होंने वर्क ज्वाइन किया, मैं उनसे बात करती थी, पूछती थी, बताते थे नहीं हम एक्सप्रेस करके उसको फ्रीजर में रखाते हैं, मेरे पीछे से मेरी मदर इन लॉ या मदर उस बच्चे को पिला देती हैं। तो हम लोग ऐसे भी प्रैक्टिस करते थे कि नहीं 8 महीने 9 महीने तक भी हमने ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को कराया हुआ है, या मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे कराते हैं। जी। आई वांट टू नो योर ओपिनियन। नॉर्मली 9 महीने की प्रेगनेंसी लीव दी जाती है और आपने कहा मैटरनिटी लीव, हाँ मैटरनिटी लीव, राइट? और आपने कहा कि जो 1.5 साल तक होना चाहिए, नॉर्मली वही हो गया 9 महीने, वो देन 10th मंथ बेबी डिलीवर हो रहा है, वो पूरा 1 साल हो ही गया। उसके बाद जो बाकी 6 महीने वहाँ पे लीव्स नहीं मिलते हैं, सो दे ट्राई टू मैनेज इट नहीं दिस वे ऐसा दैट यू होता नहीं मेंशन्ड। है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जो मैटरनिटी लीव है पहले 6 मंथ्स की थी, अब उसको 9 महीने का कर दिया गया है। जी। तो वो लेकिन आप ये सोचो ना, जिस दिन जो कंसीव होगा उसी दिन से वो मैटरनिटी लीव पे नहीं जाएगा ना, वो 6 मंथ में जाएगा, 7th मंथ में जाएगा, जब उसको लगेगा अब चलने में दिक्कत हो रही, अब उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, अब मैं बहुत देर बैठती हूँ तो मुझे थक, दैट मेक्स सेंस। आप सोचो ना, तो आपका ये ऐसा नहीं कि डे 1 से आप लेते हो मैटरनिटी लीव, आप टर्मिनल, अब 6 महीने से 7 महीने से ये डिपेंड करता है सबकी अपनी बॉडी पे, उनका क्या वर्किंग लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हर किसी के वर्किंग लाइफ स्टाइल में अलग तरीके का फिजिकल मेंटल एक्सर्शन है। डेफिनेटली। Majority of the working women, they try to continue as much as they can continue so that they can utilize the maternity leave in the later part of the pregnancy
और डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। जी, जी। सो एज़ अ डॉक्टर व्हाट डू यू प्रेफर कि भले 9 महीने से हो जाए या फिर 6-7 महीने से ही शुरू कर देनी नहीं, नहीं, चाहिए? बेटर उतना बेटर जितना आप वर्क करेंगे बेबी उतना ज़्यादा हेल्दी रहता है, क्योंकि आप चलते रहते हो ना, तो हुँ, आपकी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा रहता है, वो हुँ, बच्चे को भी ग्रो कराएगा। हुँ, जितना आप लेथार्जिक रहोगे, जितना आप वीक फील करोगे कि नहीं बैठ करके सारा काम करना है, बच्चा उतना छोटा होगा। आपके भले आप वेट गेन कर सकते हो, हुँ, वो वेट गेन लेकिन बेबी में नहीं ट्रांसफर होगा, जो बेबी के लिए ज़रूरी है। जी, इसलिए जितना आप वर्क करते हुए, इसीलिए आप देखो पुराने समय में लोग बोलते थे, हमारे तो बच्चे ऐसे ही हो गए, वर्क काम करते-करते हो गए, हमको तो पता भी नहीं चला हम काम कर रहे थे, दर्द हो गए। जी, जी, जी। आप ये सब सुनोगे, तो इसीलिए उनके बच्चे जल्दी हेल्दी भी होते थे, ज़्यादा। हुँ, 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 आई गॉट यू। हाँ, हुँ। सो व्हाट आर द 3 टू 5 साइन्स ऑफ इन अ प्रेग्नेंट वुमन ताकि उन्हें पता लग जाए कि मे बी दे हैव अ चांसेस ऑफ ओवेरियन कैंसर? एक तो फोर एडवांस्ड एज में अगर वो कंसीव कर रहे हैं, दे मस्ट बी एडवांस एज मीन्स नहीं 31 आफ्टर प्लस 30 इयर्स, आफ्टर 30 30 इयर्स इयर्स। अगर वो कंसीव कर रहे हैं, दे मस्ट बी केयरफुल। ओके। और ब्रेस्ट जब हम कंसीव करते हैं, उस समय ब्रेस्ट भी ग्रो कर रहे होते हैं। जी। इसीलिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये डिटेक्ट कर पाना कि वो ब्रेस्ट मिल्क के नोड्यूल हैं या वास्तव में वो कैंसर के नोड्यूल हैं। हुँ, तो इसलिए बेटर है कोई अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हो, अगर आपको ये डाउट आ रहा है मन में हुँ, या आपको जो देख रहे हैं उनको, तो अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है, वो अल्ट्रासाउंड में देख के बता देगा ये मिल्क की गांठ है, दूध की गांठ है, मतलब कलेक्टेड मिल्क है, या वास्तव में इसमें कोई टिश्यू है। हुँ, एफएनएसी मत कराएं, क्योंकि एफएनएसी कराएंगे तो मिल्क से फिर वो फिस्टुला जैसा बन जाता है, ओके। क्योंकि मिल्क की पॉकेट्स होती हैं अगर वो तो। सी नॉर्मली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट पे जाती हैं हाँ। एंड द वर्ड्स यू प्रेफर्ड इवन मुझे अभी वो वर्ड याद भी नहीं है तो मैं बोल भी नहीं रही हूँ बट दे आर लाइक डिफरेंट पीपल तो गाइनो कभी रेफर नहीं करते हैं इस चीज को या आपको डाउट होता है तब आप नहीं, जाते हो या नहीं, क्या रहता है सिनेरियो? दोनों ही सिनेरियो रहते हैं, ओके। क्योंकि अब तो पेशेंट्स थोड़े अवेयर भी होते हैं कि हाँ, ऐसा होता जी। है ना? इंसिडेंस बढ़ गए इसलिए किसी न किसी के डिस्टेंट रिलेटिव में ऐसा हुआ होता है, तो इसलिए वो खुद भी पूछते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट, और ऐसा नहीं गायनेकोलॉजिस्ट भेजते भी हैं। हम्म। लेकिन कई बार इसको इग्नोर ना करें, अल्ट्रासाउंड तो एटलीस्ट कराना ही चाहिए। फॉर पेशेंट ब्रेस्ट अगर एंड इस ओवरी कंप्लेन बोथ। को लेकर आ रहा है, डेफिनिटली कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन का हैज़ार्ड नहीं है, हम्म। वो हो भी जाता है ईज़िली। उसके लिए कोई प्रायर अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं लेना है कि 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। जी। तो वो कराना चाहिए किसी अच्छा अल्ट्रासाउंड सेंटर पे। अगर आपके अपने सेंटर पे अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो आप उनसे ही कराइए, हम्म। और उनसे कम्युनिकेट करके कराइए कि आपने ये अल्ट्रासाउंड क्यों कराने के लिए भेजा है, ताकि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें और उस पे कमेंट करें। हम्म। ठीक है। ये सो सारी यू चीजें, मेंशन। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट व्हाइल यू सेंड एनी पेशेंट फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन हम्म। व्हिच यू आर नॉट परफॉर्मिंग योरसेल्फ। So you mentioned about the age. You also mentioned about the breast. What are can be the other sign या symptom जो उन्हें टेक केयर करने चाहिए even in their early नहीं, age प्रेग्नेंट फीमेल में बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर हो। until it's ये going हम with लोग रेयर IVF? ऑफ द रेयरेस्ट की बात कर रहे हैं। I got you. मीन्स अगर 1000 फीमेल आज की डेट में एक ही एज ग्रुप की प्रेग्नेंट हैं हम्म। विद द सेम मोडालिटी, ऐसा नहीं किसी को आपने आईवीएफ गोनाडोट्रोपिन दिए हैं, किसी ने किसी नेचुरली, आप एक ही मोडालिटी के, तो उसमें हार्डली 2 या 3 लोगों को होगा कि हम्म। उनको ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि उस समय उसको डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। जी। I would like to move to the treatment part. जो डिफरेंट स्टेजेस के लिए ट्रीटमेंट क्या प्रेफर किए जा रहे हैं इस वक्त? बेस्ट ट्रीटमेंट इज द, ये डिपेंड करता है, अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है ओवेरियन कैंसर का, दैट नोबडी कैन डिनाई। ओके। उस समय हो सकता है आपको उसकी ओवरीज रिमूव करने पड़े, या जैसे ओवरी की सर्जरीज की जाती हैं ओवरी जी। कैंसर की स्टेज वाइज, उसी को आपको फॉलो करना होता है। एडवांस जब हो जाता है तब हमें हाईपेक एक प्रोसीजर होता है जिसमें हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी दी जाती है। पहले एक पेशेंट को कीमोथेरेपी देकर के उसको डाउन स्टेज करना होता है, फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है, उसके बाद कीमोथेरेपी, रिमेनिंग कीमोथेरेपीज कंटिन्यू की जाती हैं अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है तो। हम्म। तो जो स्टेज 1 स्टेज 2 जो रेडिएशन का ऐसा इन ओवेरियन कैंसर बहुत ही मिनिमल और 1-2 केसेस में ही है रोल, जहाँ पे वो बहुत ब्रेन में कहीं मेट्स आ गया या वर्टिब्रा में कहीं छोटा-सा मेट्स आ गया तो एसबीआरटी इस तरीके का है। अदरवाइज रेडिएशन इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नॉट यूज्फुल फॉर ओवेरियन कैंसर, इट इज नॉट यूज्ड। आई गॉट यू। स्टेज 4 पे ओवरी रिमूव करते हैं बॉडी से? अगर उसकी डिजीज स्प्रेड इतना है कि हम पूरा बर्डन ट्यूमर का खत्म कर सकें, हम्म। देन ओनली इंडिकेटेड। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू आई रियलाइज कि जितनी भी स्क्रीनिंग वगैरह है दे हैव देयर ओन लिमिट। मतलब आप डॉक्टर्स भी डाउट में रह जाते हैं कि ये चीज है या नहीं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मशीन्स एंड ट्रीटमेंट वी हैव गॉट टिल नाउ फ्रॉम साइंटिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज मोस्टली किसी ने स्टेज 3 या 4 में पता लग रहा है, 1 और 2 या 0 में पता लगने के लिए हमारे पास अभी क्योंकि ऐसा है पेशेंट के नहीं। पास सिम्पटम नहीं है ना, पेशेंट गया ही नहीं डॉक्टर के पास। अगर कि जाएगा तो वो जाएगा पता तो लगा सकता है। बिल्कुल जाएगा तो बताएगा ना कि मैम मुझे स्क्रीन कराना है अपने आप जी। को,
तो हम बोलेंगे कि किस लिए आपको स्क्रीन कराना है, आपकी वो हम पॉजिटिव मना कर फैमिली देते हिस्ट्री, हैं। नहीं, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री क्या है, किस एज में पेशेंट आ रहा है, उसके बैकग्राउंड कैसा है, उसने अभी तक ट्रीटमेंट क्या रिसीव किया जिसकी वजह से उसके मन में डाउट है। पहला सेशन होता है हमेशा स्क्रीनिंग का, काउंसलिंग। दूसरा सेशन होता है प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग। तीसरा सेशन आता है एग्जामिनेशन। फोर्थ है इन्वेस्टिगेशन। वी मस्ट नॉट कीप इन्वेस्टिगेशन ऑन द फर्स्ट पार्ट कि आया, अच्छा तुम अल्ट्रासाउंड करा लो, अच्छा तुम पेट, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, ओके। So we must follow these 4 steps. हम्म। Fourth is investigation. After your clinical examination, जी। investigation might range from pap smear for cervical cancer screening to a simple blood investigation for ovarian cancer, ultrasound abdomen. और ultrasound abdomen में आपको कोई doubtful आता है, तब आप further higher investigation पे move करते हैं, like CT scan, MRI pelvis और PET CT scan case wise. They're different kind of a treatment. So how Yes, women yes. know कि I'm getting the right screening and medication for the particular ovarian cancer या कुछ ovarian related thing. How should I know? How shall I know? Like कैसे chances लगते हैं? मुझे doubt है फिर से ठीक है। कि शायद कुछ चीजें सही नहीं है या right medication नहीं है, मुझे असर नहीं हो रहा है। ये जो बता रही हैं वो लोग कुछ सही यूजुअली नहीं है। सेकंड ओपिनियंस लेते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर जो अपने आप को रेगुलर कैंसर की जो गाइडलाइंस उनसे अपडेटेड रखता है, जी, और अगर जैसे लोग क्या करते हैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, इस यहाँ पे तो ये लिखा है, जी। बट यू मस्ट बी अवेयर कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। ओके। है ना, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, है ना, किस टाइम पे बैठी हूँ, ऑल दीज, Factors play ऑल, a big role. व्हाई आई एम नॉट पिकिंग माय कॉल, जी, व्हाई आई हैव केप्ट ऑन फ्लाइट मोड, राइट, डॉक्टर साहब का फोन नहीं लगा, उनका फोन तो फ्लाइट मोड पे था, राइट। सो इसी तरीके से होता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि डायग्नोस्टिक लैब जिसको बोलते हैं, आइडियली उसको स्टेजिंग लेप्रोस्कोपी बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमको एक तरह का स्टेज कर रहा है, ये बताने के लिए कि ये केस पूरी तरीके से रिसेप्टेबल है कि नहीं है, या कि हम अगर अंदर स्कोप डालें तो पेशेंट का कोई ऐसा लूप है जो हम बाहर निकाल के उसको स्टोमा बना सकें, जो पेशेंट के टर्मिनल लाइफ कोर्स में उसको किसी तरीके का ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को अमीनेबल बनाए, कि एटलीस्ट उसकी फीडिंग होती रहे, है ना, कोई मेडिकेशन देना है वो जाता रहे, पेशेंट का मोशन नीचे से नहीं पास हो रहा तो हम एक टेम्परेरी वे बना सकें। क्योंकि कई बार ओवरी कैंसर जब बहुत एडवांस होता है तो ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हम ओपन करते हैं एंड वी आर हेल्पलेस, यार इसमें कुछ नहीं कर सकते, देखो सब कुछ एकदम फ्रोजन पड़ा है, लिटरली फ्रोजन होता है कि आप उसमें से ऐसे करके एक लूप भी तक नहीं उठा सकते। इट इज सो बैड। Okay, in the ovary, right? यस, उस केस में आप पूरा इतना इंसिजन दो कि पेशेंट को 20 दिन वुंड हील होने में लगे, है ना, लेकिन कई बार ऐसा भी प्लास्टर एब्डोमेन होता है जिसमें हम स्कोप भी नहीं डाल पाते। तो हम किस पेशेंट को डील कर रहे हैं उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करके ही हम क्वेश्चंस रेज करें। इसलिए जो प्रॉपर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है या प्रॉपर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है उनमें आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि ओटी में जब मैंने पेशेंट ओपन किया तो इसमें ये फाइंडिंग थी। Okay. तो जो पेट स्कैन है वो अंडर स्टेज है, इसकी ये फाइंडिंग थी, नाउ दे आर बीइंग अप स्टेज फ्रॉम स्टेज 3B से 3C हो गया है या 4A से 4B है। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को हम ये कम्युनिकेट करें कि नहीं देखो इसका एडवांस्ड स्टेज था तो वी मस्ट नॉट ओवरलुक दिस सिम्टम्स। हालांकि पेट में ये रिपोर्टेड नहीं है लेकिन एक्चुअलिटी ये है। लोग अभी क्या करते हैं, पेशेंट बोलते हैं हमको फोटो अंदर का चाहिए। जी। फोटो अंदर का चाहिए अलग बात है, लेकिन देना है कि नहीं देना वो अलग बात है। आप अपने मोबाइल में खींचिए, आप उनको दिखा दीजिए। अभी लोग उसको सर्कुलेट करते हैं, जी। यहाँ सर्कुलेट किया, वहां सर्कुलेट किया, विच इज नॉट करेक्ट, एथिकली नॉट करेक्ट। इट इज बॉडी टिश्यू। So you can't send picture of a We body should tissue? not. Any Can't reason? make, we can send to n number of people. Mm-hmm. Why should we send? And why should we, do we need to send it to the relative also? Why? हाँ, definitely makes sense. Do, Yeah. are they in habit of seeing the blood? Are they in habit of seeing the vital organs before them? जी. And what kind of foods and lifestyle a women can opt to avoid this kind of a cancer? Brisk walking daily morning is very useful. जी. This is the foremost step. Okay. उसके बाद आप घर का जो भी खा रहे हो खाओ। Avoid food products which contain maltodextrin. वो क्या होता है? माल्टोडेक्स्ट्रिन एक आप पढ़ोगे ना, बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज होता है। आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड्स, इवन आई डोंट रिमेंबर। आप कभी भी किसी के पीछे पढ़ो तो उसमें लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स, माल्टोडेक्स्ट्रिन, माल्टोज। वो एक तरीके का स्टार्च होता है जो कंसिस्टेंसी और फ्लो थोड़ा सा बनाने के लिए यूज किया जाता है मटेरियल्स को। उन सब चीजों का भी यूज थोड़ा कम करें। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ना यूज करें, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग है वो अपने आप में एक पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट बनाता है ना, जिसको हम डाइऑक्सिन बोलते हैं। इसीलिए यूज करें जितना हो सके आप उतना कच्चा सरसों का तेल यूज करें। मैं बॉटल्ड
सरसों ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें ऑलरेडी रिफाइन होके आया है। जी, एक्चुअली परसेप्शन बहुत चेंज हो गया है। जी। हम बोलते हैं सरसों का तेल कितना गंदा दिखता है, कितना डार्क सा, और उसको जब रिफाइंड बॉयल ऑयल करके कितना स्मेल भी क्लीन आती दिखता है। जी, मेक वो सेंस। क्लीन करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस से गुजारा गया है उसको, उसमें ब्लीचिंग एजेंट तक डाला गया है उसका कलर इंप्रूव करने के लिए। आर यू रेडी टू इनहेल ब्लीचिंग एजेंट? You want to mix bleaching agent in your food? हुँ। वी वर नॉट इवन अवेयर कि ये सब चीज़ें Yes, होती हैं। yes. हुँ, तो बट we must हुँ, be very careful what we are eating daily. अभी जो बाहर आप जाके कुछ कहते हैं ना कि हमें फ्राइड फूड खाना है, बाहर जो ऑयल यूज हो रहा है मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है। हुँ, हुँ। Whenever हम लोग घर में क्या करते हैं, कुछ भी अगर फ्राई करते हैं, सेम डे उस फ्राइड ऑयल को हम यूज कर लेते हैं कुकिंग में जो भी। जी, We don't keep it कि नहीं अभी नेक्स्ट डे शाम को बनना है ना फिर से इसी में कर लेंगे। नहीं करते। It is very harmful. हुँ, जो फ्यूम बनती है ना, जो फ्यूमिंग पे आप देखते हो कि बाहर जो लोग बड़े कढ़ाई में बनाते हैं खाने के जी, मटेरियल, जो किसी भी बड़े होटल की बात मुझे नहीं पता कि अंदर दे मस्ट बी मेंटेनिंग देयर हाइजीन और जो भी है, क्योंकि जो बड़े होटल्स होते हैं यूजुअली इसीलिए शायद उनके रेट्स भी हायर होते हैं क्योंकि दे ट्राई टू कीप दीस थिंग्स कुकिंग, क्योंकि उनका स्मेल होगा ना एक फूड का फिर आपको दूसरे में स्मेल आएगा, जी, है ना? ये वो डेफिनेटली इस सब चीजों को अवॉइड करते होंगे एज आई प्रिज्यूम। लेकिन जो बाकी जगहों पे क्या होगा, सुबह वो आप देखोगे ना वो कितना काला हो जाता है ऑयल, हाँ जी। इतना उसमें आएगा कलर्स आपको फ्यूम से देख के लगेगा। हुँ, 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 हुँ। वो सारा क्या है, हार्मफुल केमिकल है, फ्यूम्स कहाँ से आए? आप उसको सेटल करा दो ऐसे। तो ये सारी हुँ, हम जो रेगुलर है ना डेली जो स्लो नॉर्मली पॉइजन हमारे कहा अंदर जा जाता रहा है है इन सब हाँ, फूड हैबिट्स की वजह से, दैट वी आर नॉट रियलाइजिंग। एंड इवन sugar you do not यस, prefer. शुगर इज हार्मफुल। Sugar is harmful. Because I realize while we're taking black शुगर coffee or शुगर मत लो आप उसकी जगह, लोग कहते हैं अच्छा हम शुगर फ्री ले लें, शुगर फ्री तो और नहीं लेना है, उसमें वो सैक्रिन है, नुकसान लोग जीरो कैलोरी यूज करते हैं। जीरो कैलोरी आपको लेना है तो आप शुगर फ्री पियो ना, मतलब विच इज नॉट विच डज नॉट कंटेन एनी शुगर सब्स्टिट्यूट ऑल्सो। हुँ। आपको मीठा स्वाद भी चाहिए, फिर आपको उसमें सैक्रिन भी डालना है, शुगर फ्री कराना है। जी, सैक्रिन ऑल्सो हैज वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन योर पैंक्रियाज एंड इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ओके। है ना? हुँ, तो ये सब चीजों को मिनिमाइज करें, जितना हो सके एंड व्हाट अवॉइड अबाउट करें। जैगरी? गुड़ लीजिए आप, शहद लीजिए आप। जैगरी भी तो बहुत रिफाइन होके आता है ना, कुछ काले होते हैं, कुछ ऑरेंजिश होते हैं। अब ये कहाँ से प्रोक्योर किया जा रहा है वो थोड़ा देखना होगा। खांड जो आती है वो आप ले सकते हैं, हाँ, है ना? हुँ। सो यू आर सेइंग अनरिफाइंड कि जो नॉर्मली जो हमारा जितना गंदा लाइफस्टाइल है होगा देखने में गुड़, वो उतना प्योर होगा, आप ये समझ लो। जी, क्योंकि उसको किसी प्रोसेस से आपने क्लीनिंग ब्लीचिंग ब्लीचिंग गुड़ में भी यूज होता है। जहाँ कहीं गुड़ बन रहा हो, कभी आप अगर अपॉर्चुनिटी मिले, या आजकल तो वीडियोस बहुत वीडियोज़ में सारे देखा हुआ अवेलेबल है, हैं, आप जी। उसमें देख सकते हैं, है ना? हुँ। तो यू आर सेइंग नॉर्मली अगर हम अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर लें, अच्छी कर लें और घर की चीज़ें प्रेफर करें एंड बिल्कुल। अवॉइड ऑयल एंड रिफाइंड फूड्स रिफाइंड थोड़े फूड से आप या अवॉइड अवॉइड करें, हुँ। है ना? कॉन्स्टिपेशन को थोड़ा अवॉइड करें, तो कॉन्स्टिपेशन जो भी फूड कर रहे हैं, जी। उनको थोड़ा अवॉइड करें। हुँ। सो इट्स ऑल जितने भी कैंसर हैं, जितनी भी डिसीज़ हैं, इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल दैट वी आर मेजॉरिटी ऑफ देम आर अट्रिब्यूटेड टू लाइफस्टाइल, मेजॉरिटी, हुँ। है ना? आप हर किसी को ये नहीं बोल सकते ना मेरे अंदर तो जीन्स ही ऐसे हैं, जी। है ना? क्योंकि हर किसी के अंदर जीन्स है, उनका तो नहीं जीन एक्सप्रेस हो रहा है। आप हुँ। अगर जीन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, हुँ, सेम पैथोजेनिक जीन, हुँ, आप उसको एनवायरनमेंट दोगे तो वो एक्सप्रेस करेगा। हुँ, इसीलिए जब हम हेरिडिटरी कैंसर्स की बात करते हैं, तो हम जब उन जीन्स को टेस्ट करते हैं कि हाँ, उसमें पॉजिटिव आता है, तो हम उसको एक कीमो प्रिवेंशन या स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एनरोल करके बताते हैं, ताकि हम उसके चीज़ को स्टेज 4 नहीं स्टेज 0 में डिटेक्ट कर सकें। इसी को हम प्रिवेंशन बोलते हैं, हुँ। है ना? कि हम क्या करें कि उसको ना हो, तो हम उसको बताते हैं आप ये नहीं करो। ओके। या हम उसको क्या करें कि उसको स्टेज एडवांस में ना डिटेक्ट हो, अर्ली में हो जाए, ताकि हम उसको पहले एड्रेस कर सकें। हुँ, तो हम उसको उस तरीके से बताते हैं। हुँ। पेशेंट के साथ क्या होता है ना, जब वो क्योर हो जाते हैं, तो वो कहते हैं मुझसे कि नहीं मैम बार-बार फ़ॉलो-अप में क्यों दिखाना, कुछ निकलता तो है नहीं। जी। अच्छी बात है ना, कुछ नहीं निकलता है। आप हाँ, क्या हाँ। चाहते हो कि आप जब फ़ॉलो-अप में आओ तो कुछ निकले आपको? लोग चाहते हैं तो कि ये पैसे ना खर्च हुआ है तो माइंडसेट, कुछ तो निकल जैसे आए। अभी जो आपके साथ बैठे थे उन्होंने बोला कि नहीं फालतू में डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्ट तभी होगा जब वो होगा। होगा और होगा तो तुम्हें पता लग जाएगा स्टेज 1 और पहले 2 ही में होगा। आप हुँ, स्टेज 4 में क्यों सॉरी फिगर के लिए क्यों वेट कर रहे हो? जी। तो हुँ, ये माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि कोविड के टेस्ट तो कंपल्सरी कर दिया गया था, सबको करवाना है ना? इसलिए करवाया, इसलिए आपको पता चला किसको नहीं है। हुँ। फुल बॉडी चेकअप में कवर हो जाती हैं ये सब चीज़ें? मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, यू या गेट द आइडिया कि हाँ, कुछ है तो देन यू क्योंकि कैन हर गो सब फॉर अ किसी को पर्टिकुलर नहीं चेकअप। करना है ना। हुँ, जिसके अंदर रिस्क फैक्टर है उनको आप पहले प्रायोरिटी दोगे कि आपको ये करवाना है। क्योंकि रिस्क फैक्टर जिनके अंदर है उनके लिए टेस्ट की फ्रीक्वेंसी मीन्स इंटरवल्स ऑफ रिपीट टेस्टिंग डिफरेंट है। जो एक नॉर्मल पब्लिक पॉपुलेशन, जैसे आप स्क्रीनिंग कैंप में गए, हुँ, वहाँ पे आपने ब्रीफ में हिस्ट्री ली, वहाँ के लिए दूसरी गाइडलाइंस है। हाई ओके। रिस्क कैटेगरी के लिए ऑलवेज गाइडलाइन डिफर फ्रॉम द नॉर्मल पब्लिक पॉपुलेशन। हुँ,
So normally you are saying कि जिनका IVF हुआ है, प्रेग्नेंट है, जिनके पीसीओडी जीन्स पहले है, रहे हो, हेरिडिटरी कैंसर्स की हिस्ट्री रही हो, हम्म जिनको खुद पता है कि हाँ क्रोनिक स्मोकर्स हैं, है ना, अल्कोहलिक्स हैं, जिनके लीवर पहले से थोड़े खराब रहे हों, है ना, बहुत सारी गैस्ट्राइटिस हमेशा रेगुलर बनी रहती हो, कॉन्स्टिपेशन रहता है रेगुलर, फैमिली हिस्ट्री में ऐसा रहा हो किसी को पहले कैंसर हुआ हो उसी टाइप का, और मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है हाँ, ना, मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर रहता है। मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर इसीलिए हमेशा आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द टाइम स्टेज 1 और 2 में डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट में फैट नहीं होता, उनको छोटा सा भी नोड्यूल फील होगा, दिल कम, हाँ, तो दे विल नॉट बी एबल टू इग्नोर दैट, आप ये जी। समझो इसको ऐसे, जी। दे ऑल्सो डोंट कम इजिली, उनको भी लगता है कि नहीं थोड़ा कुछ होगा, फुंसी हो गई होगी, बलतोड़ लोग बोलते हैं इसको, वो हो गया होगा, कहीं बाल हल्का सा खिंच गया होगा, दे आर हेयर ऑन चेस्ट, तो ऐसा लगता है, लेकिन जब होता थोड़ा ग्रो होने लगता है देन इट बिकम्स अलार्मिंग, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स इन मेल आर डिटेक्टेड इन स्टेज 1 और 2 बिकॉज ऑफ द सुपरफिशियल नोडुलैरिटीज। देयर मेन जो ट्राई कर रहे हैं ओवरी अपनी बॉडी में रखने की, मोस्ट आर गेज दे वांट टू हैव अ बेबी, सो दे कुछ कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे थे, दे ट्राई टू हैव अ ओवरी इन देयर ओन बॉडी सो दैट दे कैन हैव देयर ओन चाइल्ड। तो वहां पे भी काफी रिस्क फैक्टर आई जाते होंगे कैंसर के। आई एम नॉट अवेयर फॉर दैट, इंडिया की नहीं है, काफी बाहर के केस कुछ ऐसे रीजन देखे बिंग हैं। रीजन में कि वो कितना बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल है, आई एम रियली नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रोसीजर कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट द ट्रांसजेंडर्स, वो भी जैसे एक बेबी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वहां पे भी चांसेस रहते हैं दोस्त हु हैव ओवरी, या फिर किसी ने सर्जरी करवा के दे टर्न इनटू अ ये कह पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि ऐसा होता है या लोग कितना उसमें सक्सेसफुल रेट होता है, ये बेटर इसका आंसर वो दे पाएंगे जो लोग वास्तव में इनको कंसीव कराने में रोल प्ले करते हो। ओके, हाँ, क्योंकि इसका अपने आप में प्रोपोर्शन बहुत कम है ना, कितना प्रोपोर्शन होगा, 1 लाख में कोई एक हाँ, नॉर्मली मैक्सिमम, सी है ना? मेन टर्न इनटू अ हाँ, वुमन सो दे तो वांट टू हैव अ हाँ, बेबी, तो सो इसीलिए ना वहां पे किसी चांसेस। भी चीज की हम बात तब करते हैं जब हमारे पास डेटा पूरा मैच्योर होता है। जी। मैच्योर डेटा कब होता है, जब कोई भी डिजीज इतनी हो रही है कि वो पॉपुलेशन बहुत कॉमनली डिटेक्ट हो रही हो। अगर 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग, 1 लाख फीमेल है, एवरीबडी वांट्स टू बिकम प्रेग्नेंट आफ्टर सर्टेन एज। जी। हम अभी इसीलिए बात कर पा रहे हैं ना कि अगर तुम्हारा इस एज में आपका होगा तब तो ठीक है, इस एज के बाद ये रिस्क बढ़ते हैं। जी। अगर हमारे पास डेटा होगा कि 1 लाख लोगों में किसी एक को या 0.001% कोई चीज हो रही है, आप उसका डेटा मैच्योर करोगे कैसे? किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए उसके लिए आपको पेशेंट पॉपुलेशन चाहिए। पेशेंट पॉपुलेशन के लिए वो चीज इतनी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए कि आप उसको प्रॉपर एक पैरामीटर पे सेट कर सको कि ये फीचर्स हैं, इस फीचर्स में ऐसा देखा गया, और आप उनको फॉलो कर सको। अभी तो यहाँ हमारे पास डेटा ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही लैकिंग है। आप ये समझो ना कि हमको ये भी नहीं पता कि 1 लाख लोगों में ये पॉपुलेशन है कि 10 लाख लोगों में एक पॉपुलेशन है। मेक सेंस, या इसलिए इस पे किसी का मेरा नहीं, इवन जो लोग डील कर रहे हैं वो भी इस पे उतना कमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी क्या 1 लाख में कोई एक को देख रहे होंगे, और उसको जब प्रॉब्लम होगी जरूरी नहीं कि वो उनके पास आ रहा हो, वो दूसरे के पास जाएगा, तो उनका डेटा ये इमेच्योर रह गया ना। यप। इसलिए डेटा में प्रॉब्लम है, इसीलिए किसी चीज का आंसर करने के लिए वी नीड टू हैव अ मैच्योर डेटा बिफोर वी टॉक। True. Any advice you would like to give to women who already have this kind of a cancer, because they are going through a lot of emotional baggage, mental सबसे disturbance. पहला है जो हमारे हाथ में गैजेट है ना, उसको दूर कर दें। फोन। Yep. बिल्कुल, रीजन भी ये कि फोन पे हम डिस्कस करते हैं अपने अटेंडेंट से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से जो डॉक्टर्स नहीं हैं, एंड दे थ्रो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो उनको नहीं होती है। वो गलत कर रहे हैं ऐसे ही, उसकी बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जो पेशेंट है उसका माइंड इस समय कितना परेशान है, वो क्या चाहता है उसको सही गाइडेंस मिले, लेकिन वो डिस्कस किससे कर रहा है? अगर अगर आपकी फील्ड इकोनॉमिक्स है, मैं आपसे फिजिक्स के बारे में बात करूं, विल आई गेट रीजनेबल गुड और एक्यूरेट आंसर? नो। इफ आई एम अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अगर मैं आपको गायनी और ऑब्स के बारे में बताऊं, विल दैट बी एक्यूरेट? नो। if anybody is cardiothoracic surgeon, if they start speaking on oncosurgery, will they be providing accurate information? No. I am not able to provide their after certain level. Yeah. राइट, सो ये इसीलिए हम लोग पेशेंट्स को ये काउंसिल करते हैं, आपको जब भी ओपिनियन लेना हो तो आप उससे लीजिए जो ऑन्को सर्जरी में प्रैक्टिस कर रहा हो, या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, या फॉर दैट मैटर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो। Thank you so much, ma'am, for Thank you having so this much. wonderful conversation with me. Thank you so much. Thank you.